नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और आज जनहित में बात, क्योंकि कानपुर वासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। उत्तर प्रदेश में कानपुर हवाई अड्डे का नया टर्मिनल यानी कि आज उड़ान भरने के लिए तैयार है। सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने फीता काटकर उद्घाटन किया। चौकेरी एयरपोर्ट से 2.5 किलोमीटर दूर मवैया में बना ये नया टर्मिनल पुराने एयरपोर्ट से 16 गुना बड़ा है और ये उन चुनिंदा एयरपोर्ट में से एक है जहां फाइटर और यात्री विमान उतर सकेंगे। एयरपोर्ट टर्मिनल को महल की तरह सजाया गया, तैयार किया गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद इसकी पुरानी डिजाइन में चेंज कर महल जैसी डिजाइन फाइनल की थी और टर्मिनल के निरीक्षण के दौरान वो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ को ब्रीफ करते हुए नजर आए। क्योंकि देखा जाए, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक कानपुर से एक लगाव भी है। 1980 से शहरियों और उद्यमियों की नए कॉमर्शियल एयरपोर्ट की मांग उठ रही थी। करीब 40 साल बाद योगी सरकार में आज शहर वालों की मुराद पूरी हो गई है और यहां से बड़े शहरों की उड़ानें शुरू होने से लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर निर्भरता कम होगी। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग को कानपुर थीम पर ही तैयार किया गया है। बिल्डिंग का अगला हिस्सा प्रसिद्ध जेके मंदिर की याद दिलाएगा। अंदरूनी हिस्से की अगर बात की जाए तो उद्योगों के अलावा झंडा गीत के रचयिता श्यामलाल गुप्ता और महर्षि वाल्मीकि पर आधारित है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से करीब 150 करोड़ की धनराशि से भवन को बनाया गया है। टर्मिनल बिल्डिंग में एक समय पर 3 हवाई जहाजों के लिए पार्किंग स्थान है। भविष्य की बात की जाए तो आवश्यकताओं को देखते हुए एक समय पर 6 हवाई जहाजों के लिए भी इसे बढ़ाया जा सकेगा। तो एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा सकता है, कनेक्टिविटी को जोड़ने वाला। और आने वाले समय में इसके क्या कुछ प्रभाव देखने को मिलेंगे, ये भी फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन 1980 में इसकी मांग की गई, शहरियों और उद्यमियों ने ये मांग की थी और अब 40 साल बाद ये मांग पूरी होती नजर आ रही है। तो इसे विकास से भी जोड़कर देखा जा रहा है और ये मुराद फिलहाल पूरी होती नजर आ रही है। तो लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर निर्भरता फिलहाल कम हो जाएगी, लेकिन ट्रैफिक लोड कम होगा, लेकिन आर्थिक क्या कुछ नुकसान होंगे ये भी देखने वाली बात है। लेकिन एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो पूरे उत्तर प्रदेश में विकास कार्य दिखाई दे रहा है। ये कहा जा सकता है कि बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है। कानपुर का ये एयरपोर्ट की शान को कितना बढ़ाएगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। विवेक पांडे सपा प्रवक्ता हैं, स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। रघुनंदन भदौरिया हैं, पूर्व विधायक हैं बीजेपी से, आपका भी स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत रघुनंदन भदौरिया से ही कर लेते हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे की मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। 1980 की बात करें, शहरवासियों और उद्यमियों ने ये मांग की थी और 40 साल बाद ये मांग पूरी होती नजर आ रही है। तो इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया है वो भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। मुझे याद है 2017 के पहले 2 एयरपोर्ट हमारे पूरी तरह क्रियाशील थे और 2 आंशिक रूप से क्रियाशील थे, लेकिन आज 9 एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के पूरी तरह क्रियाशील है और 12 पर कार्य हो रहा है। हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग हर कमिश्नरी स्तर पर एक एयरपोर्ट अवश्य होगा और लोगों के आवागमन को और सहज सरल बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है। उड़ान योजना ने इस दिशा में जो क्रांति की है उसका सर्वाधिक लाभ लेने वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश है और आज उसी का परिणाम है कि नई नई वायु सेवाएं
न केवल मांग हो रही है बल्कि उसके अनुरूप उन सेवाओं को जोड़ते हुए भी आज जो माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में नागर विमानन मंत्रालय ने पूरे देश के अंदर लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके कनेक्टिविटी को उतना ही आसान और सरल बनाने का कार्य किया है। आज उसका लाभ उत्तर प्रदेश भी ले रहा है और कानपुर भी उसी लाभ को लेते हुए आज इस प्रक्रिया के साथ, इस नए सिविल टर्मिनल के साथ जुड़ करके इसका आनंद भी ले रहा है। पहला कारण तो यह है कि अभी जो नगर निकाय चुनाव गठित हुए और उस नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में अब एक डबल इंजन की सरकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब ये डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार में परिवर्तित हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, योगी आदित्यनाथ जी का मार्गदर्शन इस बात का पैगाम है कि उत्तर प्रदेश में अगर जीत हुई है तो जीत सुशासन और सुरक्षा की जीत हुई है। तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तमाम अहम बातों का जिक्र किया और उनकी जो इस वक्त जो उन्होंने संबोधन किया तो एक लगाव भी यहां पर नजर आया, क्योंकि आपको याद हो 2030 सितंबर 2001 में जो घटना, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हुई थी एक रैली के दौरान संबोधित करते वक्त, कानपुर जाते समय यह हादसा हुआ था और क्रैश हुआ था विमान और इसी में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो एक गहरा लगाव भी यहां पर नजर आया और यही वजह है कि उन्होंने इस बात का भी संबोधन में जिक्र किया कि अब उत्तर प्रदेश एक उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। आज जो इतनी बड़ी सौगात मिली है, हालांकि ये कवायद पहले भी रही है, अगर बात की जाए 2012 की तो जो श्री प्रकाश जायसवाल उस वक्त हवाई सेवा के लिए उन्होंने विस्तार से इसकी मांग की थी और इसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान जोशी जी ने भी इस बात की मांग की थी एयरपोर्ट को लेकर, जो पुराना है। हालांकि अब नए टर्मिनल का जो आज उद्घाटन किया, इसको एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। और हालांकि अभी बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना बाकी है, अभी बहुत सारी जरूरतें हैं जिनको फुलफिल करना बाकी है। इसी बात को लेकर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, अजय प्रकाश जी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका, आर्थिक विश्लेषक हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए अजय प्रकाश जी। रघुनंदन भदौरिया जी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। आज जो कानपुर शहर वासियों को कहा जाए इतनी बड़ी सौगात मिली है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो इतना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उनके टीम के नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और साथ ही उत्तर प्रदेश के विकास पुरुष, उत्तर प्रदेश में व्यवस्था के रूप में आम जन नागरिकों के हृदय में समा जाने वाले योगी आदित्यनाथ, हमारे मुख्यमंत्री, हम सबके मुख्यमंत्री जी ने जो मिलकर काम किया और आज कानपुर की जो सौगात मिली है, इसमें कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा रोल है। ये माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इसलिए ये सब ज्यादा व्यवस्था हो रही कि माननीय मुख्यमंत्री जी जमीन से लेकर कोई समस्या आती है तो स्वयं देखते हैं और इनकी बड़ी इच्छा है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बने और उत्तम प्रदेश लगभग बन चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि आज कानपुर की शान हम सबके बीच में हो गई है कि लखनऊ जैसा एयरपोर्ट अब कानपुर में बन गया है। 35% हमारी संख्या लखनऊ जाती थी, अब वो सब कानपुर में रहेगी और कानपुर के साथ साथ बांदा, चित्रकूट, हमारे बीच में हमीरपुर, फर्रुखाबाद, इटावा और यहाँ तक
औरैया और भिंड तक के लोग अब कानपुर आएंगे और व्यवस्थित यहाँ से उसका लाभ लेंगे। मैं समझता हूँ कि मैं तो ये जानता हूँ कि जो 40 साल पहले जिन्होंने इसकी इच्छा जाहिर की थी, आज भगवान की कृपा से, माँ गंगा की कृपा से, माँ गंगा के किनारे जो ये कानपुर का काम हुआ है, मैं समझता हूं ये एयरपोर्ट इतना तेजी से चलेगा कि लखनऊ की संख्या और कानपुर की संख्या कम नहीं रहेगी। बिल्कुल, सीमित तो ऑप्शन की जगह अगर ऑप्शन कई सारे मिल जाएं तो जाहिर सी बात है इसे बेहतरी कहा जा सकता है। आपके पास आएंगे विवेक पांडे जी। 40 साल पहले जो 1980 में ये मांग की गई, उस मांग में आपको नहीं लगता थोड़ी लेट लतीफी की गई है, हुई है? हालांकि ये बड़ी सौगात भी है, उद्योग नगरी कहा जाता है कानपुर को, और ऐसे में इस टर्मिनल एयरपोर्ट की एक बड़ी सौगात कानपुर वासियों को, क्या कुछ कहेंगे आप? अनम्यूट कर लीजिए। पहले तो पूरे मंच को मैं प्रणाम करूंगा और अनुमोदन के साथ अपनी बातों को अभिव्यक्त करने की अनुमति चाहूंगा मैं इस पूरे पैनल से। बिल्कुल। देखिए, 1970 से ही वाणिज्यिक मामलों को लेकर के कानपुर हवाई अड्डे का संचालन हो रहा है और 2004 से कानपुर के द्वारा लगभग प्रमुख शहरों के देश के सभी जोड़ने के नियमित रूप से काम करने की प्रक्रिया को अनुपालित किया गया, जिस प्रक्रम में कानपुर में एयरपोर्ट की मांग बिल्कुल लगातार उठती रही, क्योंकि पहले जो रनवे था वो एक वहां का अगर आप सिटिंग एरिया भी देखती तो एक कहीं ना कहीं वो एक हॉस्पिटल के वेटिंग लॉन्च जैसा लगता था और रनवे पट्टी थी, रनवे पट्टी बहुत छोटी सीमित दायरे की थी। बहरहाल इस पूरे प्रकरण के लिए मैं कानपुर वासियों को बधाई दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं एक सवाल जरूर उठाऊंगा। जी। आपने विस्तारीकरण कर दिया, एयरपोर्ट की बिल्डिंग बना दी, एयरपोर्ट का निर्माण हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अंततः आप इस पूरे एयरपोर्ट की जो सुविधा और जो कानपुर वासियों को लाभ होने की बात कर रहे हैं वो कहाँ से संबंधित है? यात्रा से संबंधित है। बिल्कुल। मैं पूछूंगा इस मंच पे बैठे हुए लोगों से, क्या किसी को भी डीजीसीए की कार्यप्रणाली के बारे में पता है? क्या किसी ने यह आकलन किया कि पिछले 1 महीने में जब से गो एयरवेज ने अपनी कई फ्लाइटों को कैंसिल किया था, 3, 4, 5 तारीख की विशेषकर, उसके बाद किस तरीके से मनमानी से ये एयरलाइन कंपनियां अपनी टिकटों में वृद्धि कर रही हैं? मुंबई से लखनऊ और लखनऊ से मुंबई की जो फ्लाइट्स 4,500 में 6,000 में मिलती थी, वो इस समय 10,500 से लेके 16,500 32,000 तक बिक रही हैं। उस पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है और फ्लाइट्स जो चलाने वाली कंपनियां हैं वो प्राइवेट एविएशन कंपनी किस तरीके से, किस पैरामीटर पे फ्लाइट्स के टिकट इंक्रीज कर रही है, इसका कोई पैरामीटर नहीं है। इस पे कोई जवाबदेही नहीं है, इस पे कोई सवाल नहीं है, इस पे सरकार को कोई जवाब लेना नहीं है। सबसे बड़ी बात, चप्पल पहनने वालों को प्लेन में बिठाने की बात करते थे, हालत ये कर दी है कि ब्रांडेड शूज पहनने वाले भी सोच करके टिकट खरीद रहे हैं, उनकी क्षमता के बाहर टिकटें जा रही हैं। तो भाई मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया गया है उसका मूल आधार है फ्लाइट्स को उड़ाना, और जब आपका फ्लाइट्स के रेट्स पे उनके कंट्रोलिंग ही नहीं है, आपके उनकी फेयर्स पे कंट्रोलिंग ही नहीं है, तो मुझे लगता है बिल्डिंगें खड़ी कर देने से केवल आप सुविधाएं नहीं दे पाएंगे। 40 साल पहले सवाल आपका जायज है, बिल्कुल इस बात का जवाब हम रघुनंदन भदौरिया जी बीजेपी से हैं तो जरूर हम लेना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हरदीप सिंह घाघरा जी भी जुड़ चुके हैं, चेयरपर्सन हैं SIM के। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपके पास आएंगे अजय प्रकाश जी। अगर देखा जाए कि लखनऊ के मौसी एयरपोर्ट पर अब निर्भरता कम होगी, ट्रैफिक लोड क्योंकि अब ऑप्शन है, कानपुर में अब बेहतर ऑप्शन लोगों को मिल रहा है, तो ट्रैफिक लोड कम होगा, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, ये दो अलग अलग बातें आ गई हैं अभी। जैसे हमारे वक्ता कह रहे थे और वो कह रहे थे कि इस वक्त जिस तरीके से जो है फ्लाइट्स के रेट्स बढ़ते चले जा रहे हैं वो सही है, बिल्कुल वो है हमारे कंपटीशन की वजह से। तो अगर कंपटीशन हमारा कम होगा तो ये रेट्स बढ़ते चले जाएंगे, और पूरी दुनिया में जितनी भी एयरलाइंस हैं वो असल में लॉस मेकिंग इंडस्ट्री में ही आती हैं। एयरलाइंस अपने आप में लॉस मेकिंग इंडस्ट्री में है। हिंदुस्तान ने ही अलग अलग समय पे देखा है, बहुत सारे जो हमारे जो हैं विमान उड़ाने वाली कंपनियां थी वो अब खत्म होती चली गई हैं। हमारा एयर इंडिया भी जो है वो इस उड़ा नहीं पाई अपने आप को, आज की डेट में उसने भी अपने आप को बेच दिया, टाटा ने खरीद लिया। तो जब हम आर्थिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो दो आर्थिक दृष्टिकोण हमें देखने होंगे। एक आर्थिक दृष्टिकोण है हमारा जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और दूसरा आर्थिक दृष्टिकोण वो है जो हमारे पास कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है।
जब हम ज्यादा से ज्यादा फ्लाइट उड़ाएं तो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट आसानी से आ सकता है। लोग जो आप बात कर रहे थे कि चप्पल पहन करके भी अगर कोई जा रहा है और वो भी अपनी फ्लाइट में बैठे, तो अगर ज्यादा से ज्यादा लोग होंगे तो हमारे पास वो कॉस्ट भी निकल सकती है। हाँ, एयरपोर्ट जो हम बढ़ा रहे हैं उसके अंदर हमारे लिए एक आवश्यकता है। आज लखनऊ का एयरपोर्ट जो है वो बस अड्डे की तरह लगने लगा है। उसकी वजह यही है, बहुत सारी फ्लाइट्स लखनऊ में आती हैं, आप वहां जाएंगे तो हर वक्त लोग निकलते हुए मिलेंगे, वहां से जब गाड़ियां निकलती हैं तो निकलने में मुश्किल होती है, बहुत समय लगता है। लखनऊ और कानपुर के दोनों एयरपोर्ट्स जिस वक्त आएंगे तो लखनऊ का ऑप्शन कानपुर है, कानपुर का ऑप्शन लखनऊ है। अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हो चाहे वो जो है वो नेशनल एयरपोर्ट हो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो अपने आप में एक सप्लीमेंट्री सपोर्टिंग एयरपोर्ट है। अक्सर ऐसा भी हो सकता है लखनऊ में किसी फ्लाइट नहीं मिल रही तो उसने कहा कानपुर, और ये आपके पास 6 लेन हाईवे बना हुआ है, 1 घंटे की एक्सप्रेसवे बनी हुई, तो हमको सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशन की अगर कनेक्ट प्रॉपर्ली मिला दें तो लखनऊ और कानपुर के जो एयरपोर्ट्स हैं हम उनको ऑल्टरनेटली भी यूज कर सकते हैं, हमें उनको अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो बातें आपकी आर्थिक वाली थी उसमें 2 तरीके की बातें हमने कही। एक तो ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम प्रॉपरली अपना जोड़ करके बनाएं, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, खाली हम जो है एयरपोर्ट को एक अकेले एयरपोर्ट की तरह से ना देखें। नंबर 2, जो बात अभी हम कह रहे थे कि हाँ एयरफेयर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि हम एयरफेयर्स का जो डिटर्मिनेशन है, हम एयरफेयर्स का जो रेट है वो कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं और उस पर कैपिंग लगाएं। ये गवर्नमेंट को कैपिंग लगानी पड़ेगी, जो उसकी मंशा है कि चप्पल पहनने वाला भी अगर चढ़ सके तो उसमें कैपिंग लगानी पड़ेगी। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण बात आपने कही है और इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब भी किया है। हमारे साथ हरदीप सिंह घाघरा जी भी जुड़ चुके हैं। हरदीप सिंह जी, आपके पास आएंगे। देखा जाए अब एक बड़ी सौगात के तौर पर इसे देखा जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे, आपकी प्रतिक्रिया? और क्या वाकई हवाई चप्पल पहनकर जो हवाई सफर है वो करना अब आसान होगा आम जनता के लिए? क्योंकि जैसा विवेक पांडे जी कह रहे हैं, ब्रांडेड शूज वाले के लिए भी इतना किफायती नजर नहीं आ रहा है, उसे भी सोचना पड़ेगा एक बार। हरदीप सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिए। आपसे मेरा सवाल है, कानपुर वासियों को एक बड़ी सौगात दी गई है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया? अनम्यूट कर लीजिए सर। हरदीप सिंह जी, आपको आवाज मिल पा रही है? अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, मुझे लग रहा है आवाज नहीं पहुंच पा रही है हरदीप सिंह जी तक। दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, दोबारा से रुक करेंगे। रघुनंदन भदौरिया जी का रुक कर लेते हैं। रघुनंदन जी, सवाल बेहद अहम उठाया है विवेक पांडे जी ने। मैं चाहूंगी कि उस सवाल का जवाब दें। क्या इतना आसान होगा? टिकट की दरों में जिस तरीके से इजाफा देखने को मिला है तो इतना आसान नहीं है कि हवाई चप्पल पहनकर ये हवाई सफर आसानी से किया जा सकेगा। तो इस ओर भी थोड़ी सी गंभीरता मुझे लगता है दिखाने की जरूरत है। नहीं, मैं विवेक पांडे जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सही बात का और सही मुद्दा उठाया। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में है क्या, विवेक पांडे जी आजकल प्लेन जो चल रहे हैं इनके निजी खर्चे होते हैं और निजी खर्चों पर इनको छोड़ दिया गया है। लेकिन इनके नाक में नकेल जरूर डाली जाएगी जब हम जैसे आप जैसे लोग इन पे बात उठाएंगे कि पैसा बहुत अधिक ले रहे हैं, क्योंकि सवारियां इतनी ज्यादा हैं कि उनकी कोई भी सीट खाली नहीं होती है और वो व्यापार कर रहे हैं। सरकार तो है नहीं जो व्यापार करे, सरकार तो व्यापार नहीं करती है, लोगों को सुविधा देती है। लेकिन जो ये व्यापार कर रहे हैं इन पे निश्चित अंकुश लगाया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी जरूर संज्ञान लेंगे। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि चप्पल वाला चले, तो अभी 2500 और 2800 में दिल्ली लोग जा रहे थे और चप्पल वाला जा रहा था। एक आध एयरलाइंस बंद होने की वजह से उनको सवारी ज्यादा मिल रही, इसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन निश्चित इस पे हम लोग दबाव बनाएंगे। और सत्य ये है कि आज ट्रिपल इंजन की सरकार कानपुर की हो गई है, क्योंकि देश की सरकार, प्रदेश की सरकार और बाबा योगीनाथ जी की कृपा से हमारी कानपुर की भी सरकार मेयर की बन गई है और कानपुर विकास क्षेत्र में बढ़ रहा है।
और नया एयरपोर्ट बनने से आज जब हमने देखा जाकर तो बड़ी स्थिति, बड़े बड़े होटल बनेंगे, कानपुर का बड़ा नाम होगा। जैसे पहले लोग चाहते थे कि कानपुर भारत नहीं विश्व में नाम से जाना जाता था, चूंकि यहाँ पर इतनी कपड़े की मिलें होती थी, चमड़ा उद्योग होता था। दुर्भाग्य से कपड़ा मिल तो चला गया। आज हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब मैं बहुत विशेष प्रयास कर रहा हूँ। अभी लाल इमली तो नहीं चली है, लेकिन अन्य व्यवस्थाओं पे जारी काम है। हम ये समझते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा है उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का, जन समस्याओं को सुलझाने का, गुंडों और बदमाशों को परास्त करने का, और बेईमान जिस तरह से अपने बेईमानी के रूप में कुछ रुपया कमाने में लगे हैं, बहुत जल्दी अंकुश लगेगा। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी राम लक्ष्मण की जोड़ी जो बनी है, ये भारत और उत्तर प्रदेश को विश्व में उच्च स्थान पर ले जाने की हमें ऐसा लग रहा है, जो कि उनके जो कार्य हैं वो जनहित में है, सबके लिए हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वोट कहीं मिले ना मिले, लेकिन जनहित में सबको, लेकिन कवायद पहले से भी होती रही है, कवायद पहले से भी होती रही है। और हालांकि थोड़ा सा लेट लतीफी ही सही, लेकिन ये इंतजार अब खत्म होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से ये आम जनता से जोड़कर देखें या विकास से जोड़कर देखें, एक बड़ी सौगात के तौर पर देखें, ये कहा जा सकता है कि एक ये उड़ान विकास को भी दर्शाती है। जी रघुनंदन जी, अपनी बात पूरी कर लीजिए। पहले के मुख्यमंत्री जी की क्योंकि सरकार किसी होती थी और प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई होता था, तो उसकी कभी इच्छा नहीं होती थी कि केंद्र के सरकार को इज्जत मिले, सम्मान मिले। अब सरकार चूंकि सब एक पार्टी की है, भाजपा की है, तो प्रगति बहुत तेज बढ़ रही है। पहले के ये देखते थे। चलिए विवेक पांडे जी से पूछ लेते हैं, क्या ऐसा ही है विवेक पांडे जी? और जैसा कि औद्योगिक शहर कहा जाता है कानपुर को, पुराना औद्योगिक स्वरूप को लौटाने के लिहाज से भी क्या इसे जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पहले तो अपनी बात को स्पष्ट कर दूं कि कोई भी एयरलाइन, कोई भी इंडस्ट्री समाज सेवा करने के लिए काम नहीं करती है। जब तक कि उसको शुद्ध प्रॉफिट या शुद्ध मुनाफा नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि वो संचालन करेगी। इस देश में अगर आप एयरलाइन कंपनियों के सॉल्वेंसी की बात करेंगी तो MDLR, पैरामाउंट, किंगफिशर, एयर कोस्टा, जेट जैसी कई कंपनियां जो कि पहले ही दिवालिया घोषित करके गई, इस मार्केट से, बाजार से बाहर हो गई। लेकिन आपको एक बात ध्यान देना पड़ेगा कि इन लोगों ने स्वयं को दिवालिया घोषित किया, और इन्हीं की अगर आप ITR को, पुराने ITR को, इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करते थे, इनका जो शेयर्स था उसको आप देखेंगे तो वो पूरी तरह से लंबे समय तक फायदे में भी रहे। तो मुझे लगता है कि एक सीमित समय तक शुद्ध मुनाफा लेने के बाद बैंकों का पैसा ना देना पड़े, तो ये भी एक इनकी रणनीति का हिस्सा होता है कि ये खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करके मार्केट से बाहर निकल लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि DGCA जैसी जो स्वायत्त संस्था है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है, वो इन ऐसी कंपनियों पे लगाम लगाने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए क्या नीतियां बना रही है। अगर आपके देश में 6, 7, 8 एयरलाइन खुद को सॉल्वेंट करके बाहर हो चुकी है मार्केट से, उसके बाद भी अगर आप आज ये बात करते हैं कि जिसपे केवल छवि सुधार की वाहवाही हो, नीतियों की बात ना हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे, प्रश्न चिन्ह है, सरकार के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपकी लो कॉस्ट एयरवेज, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर आप एक बोइंग को संचालित नहीं कर पाते, लो कॉस्ट एयरवेज को लेके आइए ना मार्केट में। क्या जरूरत है आपको 300, मुझे लगता है एक साथ 200-250 पैसेंजर्स को ट्रेवल कराने की? आप एक साथ 40 या 50 सीटर, 60 सीटर का प्लेन ले आइए, छोटा प्लेन ले आइए। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो प्राइवेट एयरलाइंस है उसमें ATF मतलब होता है एयर टरबाइन इंजन, जिससे कि प्लेन उड़ता है, उसमें 60 से 70% की वृद्धि इसलिए होती है क्योंकि राज्य सरकारें उस पर वैट लगाती हैं, जिसको कि GST में लाने की आवश्यकता है। उस पर GST न लगा करके वैट के दायरे में रखना, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एयरलाइन के लिए भी एक समस्या है। दूसरी समस्या, अगर आप लखनऊ एयरपोर्ट को देखती हैं, स्पेस सेलिंग की कमी है। स्पेस सेलिंग करने से क्या होता है कि आपकी कॉस्ट जो है, कम से कम जो एयरलाइंस की कॉस्ट है, अगर वो इतना जो एयरलाइंस अपना स्पेस लेती है किराए पे, अगर वो उस पे अलग अलग तरीके से उसको अलग अलग स्टोर्स को भी सेल करती है, जैसे बॉम्बे एयरपोर्ट पे देखिए, दिल्ली एयरपोर्ट में, तो भी आपकी कॉस्ट वेरी करेगी। मेट्रो की यही हालत है आज लखनऊ में, मेट्रो पे स्पेस सेलिंग नहीं हो रही है।
कुछ गिने चुने चुनिंदा मेट्रो पे आप देखेंगे कॉफी शॉप मिल जाएगी या रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, लेकिन आप उस स्पेस अजय प्रकाश जी से भी इस बात को समझना चाहेंगे। फिलहाल ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इन चीजों को बखूबी समझना चाहेंगे कि क्या वाकई लो कॉस्ट एयर वेज हो सकती है जो किफायती हो और लोगों के लिए भी सहूलियत हो। यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देखा जाए नया टर्मिनल, नई उड़ान। अगर अब आप 40 मिनट में कानपुर से दिल्ली पहुंच सकते हैं तो इसे सौगात तो कही जा सकती है, लेकिन इसके पीछे और जो दरें हैं, टिकट दरों को लेकर भी सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं और कैसे बेहतर और सुविधाएं आम जनता के लिहाज से की जानी चाहिए उस पर भी चर्चा की जा रही है। अजय प्रकाश जी आर्थिक विश्लेषक हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ। आपका रुख करेंगे अजय प्रकाश जी। अगर देखा जाए, जैसा कि विवेक पांडे जी कई अहम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र करते हुए नजर आ रहे थे, इनकी बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? इन्होंने लो कॉस्ट एयरवेज का भी जिक्र कर दिया है। अगर आम जनता की सुख सुविधाओं को ध्यान में रखकर बात की जाए, क्या ऐसा संभव है? देखिए, विवेक पांडे जी कई वो ऐसे अहम पहलू लेकर के आ रहे हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से हमारी सरकार रही है, मोदी जी रहे हैं और उनकी सोच रही है कि वो चाहते हैं कि देश के पूरे जितने भी लोग हैं वो एयरलाइंस में जा सकें। हमारी प्रॉब्लम दूसरी आ रही, कंपटीशन कम हो रहा है। उसके लिए विवेक पांडे ने कहा कि वो लो या स्मॉलर टर्बाइन के इंजन ले आए और छोटे प्लेन ले आए जिससे काम चल सके। और दूसरी बात आपने करी स्पेस सेलिंग की। ये 2 टर्बाइन इंजन है, इसके ऊपर तो मैं बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन समझता जरूर हूँ कि हाँ, शायद अगर छोटे इंजन हमारे पास आ जाएंगे और छोटे जो है हमारे पास प्लेन्स आ जाएंगे तो उसमें शायद कॉस्ट कम होगी। लेकिन कॉस्ट जो है सिर्फ ऑपरेशंस की नहीं आती है, कॉस्ट जो है उनको रखने के लिए, जिस जगह पे जाते हैं वहां के ऊपर स्पेस को एंटरटेन करने के लिए वो सारी कॉस्ट भी आती है। तो वो एक अलग एनालिसिस निकालनी पड़ेगी, तब समझ में आएगा क्या है। स्पेस सेलिंग की जब बात कर रहे हैं हम लोग, तो हम अगर आज देखें तो रेलवेज में भी एक कंपनी आई थी कोमेसम, और आज आप देखते हैं कोमेसम का आपको आउटलेट्स बहुत ज्यादा जगह नहीं दिखाई देते। उसकी वजह ये है शायद कि हमारे जो अभी करंट जो स्ट्रक्चर है उसमें जो रेलवेज है वो प्रॉपरली इन स्पेसेस को बेच नहीं पाती है। ये स्पेसेस बहुत ही हाई प्राइस के ऊपर बिक रही हैं। तो इतनी ज्यादा हाई प्राइस है कि जब ये लोग ऑपरेट करते हैं तो इनके खर्चे निकल करके नहीं आ पाते हैं। तो वो मार्केटिंग के लिए एक हमको सिस्टम निकालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी स्पेस दे सकें और उनसे हम जो है पैसा ले सकें। तो हमको जो वही फिर एक बात है, ब्रेक इवन एनालिसिस हमको फिर करनी पड़ेगी कि कैसे हम जो है एक स्पेस में जो हमारे खर्चे आ रहे हैं वो हम कैसे निकाल सकें। कुछ राइट्स भी ट्रांसफर करने पड़ेंगे, तो वो राइट्स के लिए शायद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में आना पड़ेगा या फिर हमको आउटसोर्स कर देना पड़ेगा ये थर्ड पार्टीज को कि भाई ये जगह हमने आपको दे दी, अब आप इस जगह को अपने हिसाब से ही यूटिलाइज कीजिए और अपने हिसाब से ही चलाइए। तो ये चीजें जो है उस जगह के ऑपरेशंस हमको देने पड़ेंगे प्राइवेट पार्टीज को, तब हमारे पास पैसा कुछ उससे ज्यादा आ सकता है। जैसे हमने अभी एयरलाइंस दी है वैसे स्पेस भी देनी पड़ेगी। तो लो कॉस्ट एयरलाइंस की रिक्वायरमेंट है। लो कॉस्ट एयरलाइंस हमारे यहाँ चलती भी है, छोटे प्लेन्स चलते हैं। जैसे आप अगर क्या कहते हैं, इधर से गोरखपुर की तरफ से जब आप जो है जाते हैं काठमांडू, तो छोटे 8 सीटर प्लेन्स भी चलते हैं और वो अपने आप में जो है बेनिफिशियल भी हैं और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं। तो हमें देखना पड़ेगा हम किस तरीके की चीजें चलाएं। एक नए सिरे से इस पूरी इंडस्ट्री को हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब एयरपोर्ट बढ़ रहे हैं और एक एयरपोर्ट जो है हो सकता है लखनऊ कानपुर भी कोई आना चाहे, कानपुर इलाहाबाद जाना चाहे, कानपुर बनारस जाना चाहे, तो उस सब के लिए हमको कुछ नए सिस्टम्स देखने पड़ेंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ हरदीप सिंह भी जुड़ चुके हैं। सर, आपको आवाज मिल पा रही है? जी अनम्यूट कर लीजिए। जी म्यूट कर लीजिए। जी हरदीप सिंह जी, देखा जाए तो एक बड़ी सौगात, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पहले तो आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जो सौगात आज मिली है, ये सौगात तो बहुत पहले कानपुर को मिल जानी चाहिए थी। बिल्कुल, क्योंकि ये कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया है। एनसीआर के बाद कानपुर एक इतना बड़ा स्टेट है, जो मतलब डिस्ट्रिक्ट है कानपुर के आसपास, जो पूरे स्टेट का रेवेन्यू जनरेट करता है और स्टेट में मैक्सिमम जितना एक्सपोर्ट हो रहा है वो कानपुर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जी। तो ये कानपुर में जो एयरलाइंस वाली एयरपोर्ट की जो सुविधा है ये बहुत पहले आ जानी ठीक है,
लेट आई है, हम उसका स्वागत करते हैं और हम चाहते यही हैं कि इसका बेनिफिट हमारी इंडस्ट्री को, जो कानपुर का मैनचेस्टर एक बार कहलाई जाती थी, बिल्कुल दोबारा उसी रास्ते पे, जब इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़िया होगा उसी रास्ते पे हम फिर बढ़ने की कोशिश करेंगे। और हम समझते हैं कि अब कानपुर का इंडस्ट्रियल ग्रोथ में इस एयरलाइन से काफी कुछ असर पड़ेगा। तस्वीर आप देख रहे हैं हमारे युवती के जी। कानपुर को तो पड़ेगा। कानपुर के साथ में जो बड़े हमारे बगल में कानपुर देहात है और बगल में हमारा फतेहपुर है, इलाहाबाद है, यहाँ आपका ये कन्नौज है, जो इत्र का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब भी है, उसके ऊपर भी इफेक्ट यहाँ के टर्मिनल के वजह से आएगा। क्योंकि हमारे पास रोड तो है, हमारे पास हाईवे तो है, लेकिन एयर कनेक्टिविटी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये तो पैसेंजर चालू हुआ है, ये तो पैसेंजर एयरलाइन चालू हुई है, अगर हमारी ये सैंपलिंग के लिए भी अगर ये प्रॉपर वे में ले जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि कानपुर पूरे वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 पोजीशन पे है सर्जरी आइटम के अंदर। बिल्कुल देखा जाए तो पहले जो पुराना एयरपोर्ट का अगर जिक्र करें तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें थी, कमियां थी कि रात में आप उड़ान नहीं भरा जा सकता है या धुंध में भी नहीं उड़ान भरी जा सकती। जिसका पर्सनल प्राइवेट जेट है तो वो लैंड किया जा सकता था, लैंड कर सकता था, लेकिन तमाम ऐसी खामियां भी थी। लेकिन अब ये खामियां जो है कहा जाए वो खूबियों में तब्दील होती नजर आ रही हैं, जिस तरीके से इस नए टर्मिनल एयरपोर्ट की सौगात मिली है। आपके पास आएंगे विवेक पांडे जी, क्या इसे 2024 से भी जोड़कर देखा जा सकता है? क्योंकि पहले मेट्रो का तोहफा, अब एयरपोर्ट, वाकई सरकार का ध्यान क्या विकास को लेकर बेहतर नजर आ रहा है? और जो देखा जाए अगर कानपुर की बेसिकली बात की जाए तो बंद पड़ी मिलें भी हैं, क्या वो चालू हो जाएंगी? इसको 2024 से जोड़कर देखा जा सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए पहले एक ट्रेंड हुआ करता था कि एलिट क्लास ही सबसे ज्यादा फ्लाइट की यात्राएं करता था। हाँ। उसके बाद एक ट्रेंड आया जबकि मिड सेगमेंट की जब एयरलाइंस गो इंडिया, गो फर्स्ट या फिर इंडिगो जैसी जब एयरलाइंस ने कंपटीशन के दौर में अपने आप को लॉन्च किया तो उस समय ऐसा हुआ कि 6,500 7,000 तक की एयर टिकट जो थी वो मिडिल क्लास, सेमी मिडिल क्लास भी अफोर्ड करने लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम इसको 2023 या 24 से जोड़ करके देखने की कवायद करते हैं तो भाई कानपुर को तो हम बिल्कुल उद्योग नगरी मानते हैं उत्तर प्रदेश की, लेकिन उद्योग नगरी की जब फाइलों को आप डीआरटी में देखते हैं, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल में, जहां पे की इंडस्ट्रीज अपने अस्तित्व को बचाने के लिए केस फाइट कर रही हैं बैंक की रिकवरी के अगेंस्ट, तो मुझे लगता है कि वहां पे जो सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं वो बहुत ही सोचने वाला विषय है, जिसकी वजह से कि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ने जैसी कोई बात है। हाँ, ये है कि फ्रीक्वेंट एक आप कहीं पहुंच सकते हैं, आप अपनी पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करा सकते हैं। आप एयरलाइन का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि इमरजेंसी सेवाओं की तरह इसको देखा जाता था। आज तो लोग इसको जल्दी समय बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन समय किस बात के लिए बचाएंगे? मुझे एक वाकया याद आ गया आपकी बात से। इंडस्ट्री समिट चल रही थी, यूपी इंडस्ट्री समिट चल रही थी, मैं डीआरटी का एक केस फाइट करने गया था जिसमें कि कंपनी को, बनारस में एक ट्रेडिंग कंपनी है जिसको कि जो प्रोडक्शन भी करती है, जहां 450 लेबर काम करते हैं, उसको वहां की बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उसको सील कर दिया। तो मुझे लगता है एक तरफ हम सबमिट कर रहे थे, दूसरी तरफ बीडीए इस तरीके से उसको सील कर रही थी। तो ये भी एक सोचने वाला विषय है कि मुझे लगता है रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है यूपी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को, रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है यूपी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को, रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है यूपी ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी को। क्योंकि देखिए एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है, ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां पे राजनीति की बातें ज्यादा होती हैं, इन स्ट्रक्चरल ग्रोथ की बात कम होती है, खास करके इंडस्ट्रीज की पॉलिसीज की, पॉलिसी मेकिंग की, इलेक्ट्रिसिटी की, रॉ मटेरियल्स की, रॉ अवेलेबिलिटी की। वही उद्योग नगरी है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर आप इस एयरपोर्ट को वाकई ग्रोथ देना चाहते हैं तो सबसे पहले डीआरटी की फाइलों पे नजर डालने की जरूरत है, उनको सब्सिडाइज करते हुए इनको रिलीफ देने की जरूरत है। आप बाहर के उद्योगपतियों को तो बाद में ला करके स्टैब्लिश करेंगे, वो जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन जो आपके अपने उद्योगपति हैं, जो जिनके उद्योग दम तोड़ रहे हैं, जिनकी वजह से कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, माइग्रेशन हो रहा है, इस पे ज्यादा काम करने की जरूरत है, तभी आप इस एयरपोर्ट को सार्थक बना पाएंगे। बिल्कुल। रघुनंदन जी, आप विवेक जी की बात सुन पा रहे होंगे, क्या अब पुराना औद्योगिक स्वरूप लौटाने के लिहाज से इसको देखा जा सकता है? एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, ये बात विवेक जी भी खुद जानते हैं कि
एयरपोर्ट की मांग 80 से चल रही थी। 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, ये एयरपोर्ट बंद था। माननीय ज्योति जी के साथ हम लोगों ने इसका उद्घाटन कराया था। आज छोटे से एयरपोर्ट को इतना बड़ा एयरपोर्ट बना दिया गया। आज भारत के हमारे पूर्व के भारत रत्न यशस्वी अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो स्वर्णिम व्यवस्था की गई, जो रोडें और ये 6 लाइन 4 लाइन की चल रही हैं, आज उसकी वजह से कन्नौज से हमीरपुर से और बांदा से इस जगह से इतनी जल्दी लोग आ जाएंगे, इस एयरपोर्ट का लाभ उठाएंगे। और इसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। जो ये कंपनियां हैं जो कहती हैं कि मेरे पास लोड होगा तभी तो मैं बढ़ाऊंगा, आज मांग भी की गई है। माननीय सतीश महाना जी जो हमारे प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष हैं और कानपुर की शान है, उन्होंने यहाँ से 2 लोड मांगे हैं कि एक सुबह दिल्ली जाए, एक शाम को दिल्ली से आए। तो मैं समझता हूँ कानपुर में पैसे कमी नहीं, उद्योगपतियों कमी नहीं है, उद्योग लगे हैं, केवल उनको जागरूक करना है, गुंडों बदमाशों से बचाना है। अब गुंडों बदमाशों थोड़ा सा रघुनंदन जी मिडिल क्लास और लोअर क्लास के अकॉर्डिंग भी मुझे लगता है सोचना चाहिए। मैं बहन जी आपकी बात से सहमत हूँ, मैं सहमत हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन सत्यता ये है कि व्यापारी का व्यापार 12 महीने का होता है। तो जब कोई इस समय छुट्टियां भी हैं और छुट्टियां होने के बाद बच्चे स्कूल सरकारी पैसा मिल रहा है, लोग जा रहे हैं, तो जब लोड बढ़ता है तो उनका पैसे का प्रयास नहीं तो 2500 रुपया में दिल्ली लोग जाते थे। तो स्थितियां अभी 2 महीना 3 महीने के बाद जहां लोड घटेगा, नौकरी वाले अपने घर में आ जाएंगे, नौकरी करने लगेंगे, बच्चों घुमाएंगे नहीं, उसी समय तुरंत पैसे कम हो जाएंगे। और नहीं तो आप जानते हैं व्यापार करता है वो कहीं न कहीं 12 महीने के हिसाब देखता है। मैं समझता हूँ। विवेक जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, इसके बाद अजय जी का रुख करेंगे। सरकार कानपुर को कानपुर नहीं भारत में विश्व में कानपुर की पहचान अब बन चुकी है एयरपोर्ट के द्वारा। ठीक है, देखिए मैं बहुत ज्यादा इस तरह की नॉन टेक्निकल बातें तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ टेक्निकली मैं जरा कुछ बातें जरूर रख दूंगा, क्योंकि छवि सुधार तो चलिए इनका धर्म है, करते रहेंगे। मांग तो 15 लाख की भी हो रही थी कि लाके खातों में डाल दिया जाए लोगों के, नहीं पूरी हुई ना। मांग तो ओल्ड पेंशन को भी लागू करने की हो रही है, नहीं पूरी हो रही है ना। मांग तो राष्ट्रपति से संसद के उद्घाटन की भी हो रही है, नहीं मांगी जा रही है ना। 80 करोड़ जो गरीब मुफ्त राशन पा रहे हैं उनको भी गरीबी रेखा से बाहर लाने की मांग हो रही है, नहीं कर पा रहे हैं ना। तो इसी तरीके से मैं फिर आपको सुझाव दे रहा हूं, जब तक आप डीआरटी में पेंडिंग फाइलों को, जो आपके उद्योग उत्तर प्रदेश के स्थापित उद्योग हैं, उनकी पेंडिंग फाइलों को सब्सिडाइज करते हुए उनको रिलीफ दे करके पुनः उनके उद्योगों को नहीं चालू करवाएंगे, क्रियान्वित करवाएंगे, ये एयरपोर्ट केवल एक नॉर्मल एयरपोर्ट बन के रह जाएगा। क्योंकि आप मुंबई देखिए, बैंगलोर देखिए, जहां पे इंडस्ट्रियल हब है, वहां की फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली एनी अदर स्टेट अगर आप कंपेयर करते हैं तो वहां पे आपको दिखाई देता है कि प्रॉफिट और लॉस की विजिबिलिटी क्यों इतनी अप एंड डाउन है। कहीं ना कहीं अगर उद्योग आप कानपुर को दोबारा पुनः उद्योग नगरी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो मैं पुनः रिक्वेस्ट करूंगा, डीआरटी में जो भी फाइलें पेंडिंग है उत्तर प्रदेश के उद्योगों की, जो भी प्रॉपर्टीज ऑक्शन में जा रही हैं, उनको आप सब्सिडाइज करने की कोशिश करिए, रिलीफ देने की कोशिश करिए, ताकि वो अपने इंडस्ट्रीज को पुनः संचालित कर सके, ताकि फ्रीक्वेंसी ट्रांसपोर्टेशन लोगों का जो ट्रैवलिंग वो है बोर्ड है वो ज्यादा फ्रीक्वेंट हो सके, ताकि लोगों का व्यापार सुचारू रूप से और ज्यादा ग्रो करे। मुझे लगता है आप इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, ये फेलियर हो जाएगा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार। अजय जी आपका रुख करेंगे। एक बार फिर से डीआरडी पेंडिंग की फाइलों का जिक्र किया है, वाकई अगर ऐसा किया जाता है तो व्यापार को रफ्तार मिलेगी, औद्योगिकीकरण को रफ्तार मिलेगी, और साथ ही अमौसी एयरपोर्ट का अगर जिक्र करें तो अब वहां पर ट्रैफिक का लोड तो कम हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए। आप बेहतर बता पाएंगे। अनम्यूट कर लीजिएगा सर। हाँ सॉरी, अभी जितनी देर हम लोगों की बात हुई है, हम लोगों की बात यही हुई है, हम लोग कह रहे हैं कि कानपुर को हम लोग दोबारा से जो है एक औद्योगिक नगरी की तरह से स्थापित करना चाहते हैं, और जब वो करेंगे तभी इस एयरपोर्ट का फायदा है। औद्योगिक नगरी का इसका ना होना एयरपोर्ट ना होने की वजह से नहीं रहा है, वो और कारण है जिस वजह से हम यहाँ के ऊपर उद्योग को स्थापित नहीं कर सके। तो अब जिस बात को विवेक पांडे जी कह रहे हैं कि वो डीआरडी की फाइल्स जो है हम उनको देख लें, हाँ वो अपने आप में एक छोटा सा हिस्सा है जिसको कि देखना जरूरी है।
हम उससे जो हमारे पास एग्जिस्टिंग जितनी इंडस्ट्रीज हैं उनको देख सकते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ हमको इसको दोबारा से एक औद्योगिक नगर की तरह से बनाना पड़ेगा, चिन्हित करना पड़ेगा उसी तरीके से जैसे हम अभी सारे प्रदेश में बात कर रहे हैं कि हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बना रहे हैं, हमको वैसे ही बनाना पड़ेगा कि हमको सारे के सारे कवाल टाउन्स को उनको अब जो है औद्योगिक नगरियों की तरह से बनाना पड़ेगा और उनमें जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उद्योग हैं उनको दोबारा से लेकर के आना पड़ेगा। जब तक हम वो लेकर के नहीं आएंगे तब तक हमारा काम नहीं चलेगा। इतना ही नहीं है, यहाँ तो सिर्फ हम एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने बहुत सारे जो है हाईवेज भी बनाए और हाईवेज भी पूरे प्रदेश में कनेक्ट करते चले आ रहे हैं, हम वाटरवेज भी कनेक्ट करते चले जा रहे हैं। हमारा मानना यही है और कहना यही है कि ये सारे के सारे वेज और रोडवेज हैं, ये हमको बहुत अच्छा इंडस्ट्री दे देंगे। तो इंडस्ट्री तो दे देंगे, लेकिन इंडस्ट्री देने के लिए हमको बनाना पड़ेगी और इंडस्ट्री बनाने के लिए हमको वही सोच लानी पड़ेगी जिस तरीके से चाइना ने, जिस तरह से सिंगापुर ने, जिस तरह से वियतनाम ने अपने इंडस्ट्रियल हब्स को बनाया। उन्होंने इन सबको मैन्युफैक्चरिंग हब्स अलग अलग जगह के ऊपर बनाया है। उन्होंने कहा कि हम इस हिस्से को चिन्हित करते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़ाएंगे और तभी हम इन सब का यूज कर पाएंगे। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारे लिए यही रोडवेज कल एक खर्चा हो जाएगा। हमें रोडवेज बंद करना पड़ेंगे, मुश्किल होगी, हमें एयरवेज बंद करना पड़ेंगे, मुश्किल होगी, वाटरवेज बंद करना पड़ेंगे, मुश्किल होगी। तो हम बनाते चले जा रहे हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल एक्टिविटी तो हमें बढ़ानी ही बढ़ानी है। बिल्कुल। हरदीप जी आपके पास आएंगे। इतने बड़े एयरपोर्ट बनने से कानपुर में व्यापारिक गतिविधियां भी क्या तेज होने की संभावना जताई जा सकती है, क्या कहेंगे आप? अनम्यूट कर लीजिएगा सर। हरदीप जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कर लीजिएगा। चलिए विवेक जी का रुख कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है हरदीप जी को आवाज़ हमारी मिल नहीं पा रही है। विवेक जी आपके पास आएंगे। देखा जाए, आपने देखा होगा, अब हम विकास की बात कही जा रही है, एक बड़ी सौगात भी दी गई है। हम हवाई चप्पल पहनकर हवाई यात्रा करने वाले का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें हैं जो छूटती हुई नज़र आ रही हैं। चाहे हम बेरोजगारी की बात करें, चाहे हम कई सारी ट्रेनें हैं जो बंद कर दी गई उसका जिक्र करें, हम मेट्रो और हवाई यात्रा की तरफ तो बढ़ गए, लेकिन बेसिक चीजें, बहुत सारे यात्री आज भी ट्रेनों से सफर करने को मजबूर हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप इस बात को समझिए कि अगर हवाई यात्राओं की बात की जाए तो हवाई यात्रा अब मुझे लगता है कि ये जो मोड आया है, खास करके 3, 4, 5 अप्रैल के बाद का, पुनः उसी मोड में सीमित हो गया है जिस तरीके से कभी हम देखा करते थे पूर्ववर्ती समय में। खास करके ये जो गो एयरवेज का जिस तरीके से एक मामला मार्केट में दोबारा इस तरह से उछल रहा है कि वो पूरा इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करने वाले हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत गलत समय, ऐसा ना हो कि कहीं हमने गलत समय का चुनाव कर लिया हो इस एयरपोर्ट का उद्घाटन करने में। उसका कारण है क्योंकि आपने एक तरफ एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और दूसरी तरफ बढ़ती कीमतों पे आपका नियंत्रण नहीं है। अगर आप देखिए, अगर बढ़ती कीमतों पे नियंत्रण नहीं है तो मुझे लगता है अभी तक किसी भी जिम्मेदार संस्था ने एयरलाइन कंपनियों के साथ बैठ करके इस बात को समझने का या इस बात को समस्या का समाधान करने की कोई कवायद तक नहीं की है कि इन टिकटों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित कैसे किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो फ्लाइट को उड़ाने का ईंधन होता है, आधे से ज्यादा जो खर्चा होता है वो तो उसी में हो जाता है किसी भी फ्लाइट की कॉस्ट का, और अगर उस कॉस्ट को ब्रेक इवन पॉइंट तक आप नहीं टच करते हैं तो मुझे लगता है कि फिर अदर एयरलाइंस कंपनीज पे भी वो भार पड़ेगा। अब दो चीजें हैं, अगर मैंने कहा कि जिन कंपनियों के मैंने बात की जो कंपनियां बंद हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि जब वो कंपनियां सॉल्वेंट हुई तो उन्होंने उसके पहले अपना शुद्ध मुनाफा घोषित नहीं किया था। ये एक कवायद है, ये एक लोकोक्ति कह सकते हैं कि एयरलाइन कंपनियां नुकसान में काम कर रही हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ कोई समाज, देखिए कोई भी व्यापारिक उद्योग जो होता है वो समाज सेवा करने के लिए नहीं बैठा है, उसकी एक इकाई होती है जो कि एनजीओ से जुड़ी हुई समाज सेवा के कार्य करती है। लेकिन अगर वो नुकसान में होती तो मुझे लगता है कि सरकार बैठी है, केंद्र सरकार बैठी है, वो लगातार मॉनिटरिंग करती है, डीजीसीए, मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन है, वो क्या कर रहे हैं। अगर ये संस्थाएं अपनी जिम्मेदारी तय नहीं कर पा रही हैं तो मुझे लगता है ये केवल एक हवाई बातें हैं। एक उद्घाटन कर देने मात्र से आप अपने सपने को, एक भारत के स्वप्न को साकार नहीं कर पाएंगे कि चप्पल वाले हवाई यात्रा कर सके। क्योंकि मैंने अभी उदाहरण दिया
कि जूते वाले जो हैं, अच्छे ब्रांडेड शूज पहनने वाले, खासकर कानपुर में तो कई शूज इंडस्ट्रीज भी है भाई, वो इस समय फ्लाइट की टिकट्स खरीदने के लिए मजबूर है। भाई मैं अपनी बात करूं तो मेरे खुद के पैसे फंसे हुए हैं गो एयरवेज, और हम लगातार जब ट्विटर पे टैग भी करते हैं, लगातार सवाल भी उठाते हैं, तो इनको मॉनिटर नहीं किया जाता। लेकिन अभी आप सरकार की आलोचना कर दीजिए, तुरंत आपके पास LIU की टीम पहुंच जाती है। तो मुझे लगता है कि सरकार सीमित दायरे पे आंखें मूंद करके काम करती है। कहीं कहीं मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन अगर इसका संज्ञान नहीं लेगी तो एयरपोर्ट नुकसान में जाने लगेंगे, और ऐसा ना हो कि एयरपोर्टों पे झूले लगा करके फिर उसको सर्कस की तरह चलाना पड़ जाए एक समय में, आने वाले समय में हमें। तो कहीं ना कहीं जो सुझाव दिया गया है उसको थोड़ा सा देखना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, सीमित दायरे में रहकर काम करती है सरकार। इस बात का जवाब रघुनंदन जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ हरदीप सिंह जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आवाज ना आने की वजह से काफी कम वक्त मिला है। हरदीप जी का रुख कर लेते हैं। हरदीप जी, आपके पास आएंगे। इतने बड़े एयरपोर्ट बनने से कानपुर में व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी होने की संभावनाएं हैं क्या? आप देख पा रहे हैं क्या? हरदीप जी, आपको आवाज मिल पा रही है? आपसे मेरा सवाल है, अनम्यूट कर लीजिएगा जी। जी चलिए, हरदीप जी की आवाज फिलहाल मुझे नहीं मिल पा रही है। हाँ जी, अब मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, आपसे ही मेरा सवाल था हरदीप जी। व्यापारिक गतिविधियों में तेजी होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं क्या इतनी बड़ी सौगात मिलने के बाद? सर, इसमें छोटे इंडस्ट्री वालों को इतना बेनिफिट नहीं होगा जितना बेनिफिट हमारी बड़ी इंडस्ट्री को होगा। MSME सेक्टर में हो सकता उतना ना हो, लेकिन कॉर्पोरेट हाउस को तो ये बेनिफिट होगा, क्योंकि जो कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर वगैरह जो बना रहे हैं, उसकी वजह से ये एयरपोर्ट आपने चालू कराया। डिफेंस जो झांसी से और कानपुर के बीच में ये डिफेंस का आप कॉरिडोर जो डेवलप करना चाहते हैं, ये बड़ी इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहते हैं, उसकी वजह से ये एयरपोर्ट चालू किया गया है। ये सालों से डिमांड थी कानपुर की एयरपोर्ट की, उस समय नहीं देखी गई, अब देखी जा रही है। इसकी जरूरत थी, इसकी जरूरत बहुत थी, और ये कानपुर की ये नीड थी जो बहुत देर बाद डेवलप हुई। लेकिन अभी भी इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर इसके रेट्स ज्यादा हुए तो इसका बेनिफिट सिर्फ हमारी बड़े आदमियों को, कॉर्पोरेट हाउस को मिलेगा, छोटी इंडस्ट्री को नहीं मिलेगा। छोटी इंडस्ट्री ही बड़ी इंडस्ट्री की जान होती है। बिल्कुल, छोटी इंडस्ट्री ही बड़ी इंडस्ट्री की जान होती है, और छोटी इंडस्ट्री ही बड़ी इंडस्ट्री बनती है। छोटी इंडस्ट्री, छोटे आदमी जो होंगे वो अपना टाइम, मतलब जो सैंपल भेजते हैं हम लोग दिल्ली भेजते हैं, फिर उसका मुंबई जाता है, वो डायरेक्ट एक्सपोर्ट का जो हमारे सैंपल्स हैं वो अगर डायरेक्ट यहाँ से चले जाएंगे तो उसका बेनिफिट डेफिनेटली हमको मिलेगा। चलिए, मेरा ये मानना है, अगर ये प्रॉपर वे में ये एयरपोर्ट चले, ये ना हो पता चला कुछ दिन बाद ये फिर बंद हो गया हो, फिर चालू हो, ये जो कंडीशन जो आती है, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये एक मेजर यहाँ पे दिक्कत है। लखनऊ पास होने की वजह से बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ये तो अब लखनऊ पास है, उसकी वजह से कानपुर थोड़ा सरवाइव कर जाता है कि जो हमारे इंटरनेशनल बायर्स हैं वो लखनऊ में आ गए और उन्होंने फिर यहाँ पे आ गए। लेकिन अगर डायरेक्ट फ्लाइट है तो उसका इफेक्ट डेफिनेटली दिल्ली और कानपुर का जो है फ्लाइट का, उसका इफेक्ट पड़ेगा। बिल्कुल, छोटी इंडस्ट्री को भी पड़ेगा और बड़ी। रघुनंदन भदौरिया जी, इफेक्ट जब वाकई बड़ी इंडस्ट्रियों को पड़ने वाला है तो हम उद्योग नगरी को एक वापस स्वरूप में देखने के लिए कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं? जैसा कि विवेक पांडे जी बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि हम यात्रा सभी को कराने का जिक्र तो कर रहे हैं, लेकिन दरों को लेकर भी चिंतन मंथन करना होगा। इस ओर क्या प्रयास रहेगा आपका? अनम्यूट कर लीजिए। हेलो जी, आवाज आ रही है? जी जी, सुन पा रहे हैं आपको। हेलो जी, सुन पा रहे हैं रघुनंदन जी, आवाज आ रही है? जी सुन पा रहे हैं, अपनी बात पूरी करिए। सबसे पहले मैं विवेक जी से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी अच्छे व्यापारी के पास LIU नहीं जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय यशस्वी योगी जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है,
बुरों के पास लोग जाएंगे, अच्छों के पास नहीं जाएंगे। एक तो ये भय हटाते, जो कह रहे हैं भय है, भय भी न हो न प्रीत, वो सत्य है, लेकिन भय मुख्यमंत्री जी का जो स्वयं का जो दायरा उन्होंने जो उत्तर प्रदेश को कभी नहीं मिला, ये उदाहरण मात्र था, ये उदाहरण मात्र था। तो मेरा ये कहना है कि देखिए आज उत्तर प्रदेश की जो कानपुर में सौगात मिली है, ये केवल उद्योगपति के नाम से जो ज्यादा जल्दी जाना चाहते हैं और जल्दी आना चाहते हैं उनके लिए नहीं, तो कानपुर तो हब है। 200 रुपया से लेके और 2200 रुपया तक ट्रेन में जाते हैं और 6 घंटे में पहुंच जाते हैं और 6 घंटे में आ जाते हैं। हमारी बसें चलती हैं। चलिए, अगर फ्लाइट का सफर लोग इस लिहाज से करते हैं कि समय सीमा कम हो और कम समय में हम अपनी दूरी तय करें, लेकिन उसके साथ साथ ये भी एक दरकार होती है कि अगर टिकटों की दरों में कमी होगी तो ये सफर और भी सुहाना हो जाएगा। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि आज जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नई सौगात दी, टर्मिनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, इसे बड़ी सौगात के तौर पर तो देखा जा रहा है क्योंकि 1980 में इसकी मांग की थी उद्योगपतियों ने और आज ये मांग एक लंबे अरसे बाद पूरी होती नजर आ रही है, लेकिन अभी भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर। और वो सबसे अहम सवाल यही है कि टिकट की दरों में जो इजाफा है उसे कम किया जाना चाहिए, तभी ये सफर सुहाना होगा। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।